नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय नीरज अत्री भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम जी। अभिषेक जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार। जब से नीतीश कुमार जी ने टोपी पहनने से मना किया है, एक तबका बिलबिलाया हुआ है। वोट चोरी पूरे बिहार में भले फ्लॉप रहा, लेकिन उन लोगों ने मेक श्योर किया कि भाई इसको बड़ा बना सकते हैं क्या, हिंदुओं को प्रोवोक किया जा सकता है क्या इसके नाम पर, और वो लगातार इस प्रयास में। कल जब नेपाल में सारी घटनाएं हो रही थी, तो बिहार में कह रहे थे मात्र कुछ ही दूरी तो है, बिहार और नेपाल का तो रोटी बेटी का रिश्ता है, यहां भी हम करा सकते हैं क्या, यहां भी ऐसी बातें हो सकती हैं क्या। अभी अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि जिस अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट को, जो कि बंगाल रहा, जिसे कुछ लोग पूर्वी पाकिस्तान आज समझते हैं, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के बजाय अगर बंग भंग को हम समझे 1905 में 6 में जो हुआ, 1905 में हुआ था, वो हुआ पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, और वहीं से फिर बांग्लादेश बना। तो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट में उस वक्त हिस्सा तो बिहार भी था, और बिहार में भी आप जो सीमांचल में डेमोग्राफी चेंज हुए। नीरज भैया, मैं एक चीज जबरदस्त ढंग से देख रहा हूं कि लेफ्ट और इस्लाम का एक नया गठबंधन बिहार में हुआ है, और वो बंगाल में भी हुआ। और सो कॉल्ड इंटेल, देखिए फ्लैट अर्थ सोसाइटी वालों के पास ब्रेन नहीं है, वो फुट सोल्जर है, ब्रेन तो वामियों के पास है, ऐसा वो मानते हैं। तो उनका ना ये नया कॉकटेल है कि हमारा ब्रेन इनका फुट सोल्जर मिला के करेंगे पूरा नस्ते नाबूद। मुझे याद आ गया वो डायरेक्ट एक्शन डे का समय, जब स्पीच हो रहा था कलकत्ता के सड़कों पर। उस वक्त एक वामपंथी भी उस मेज पे बैठा था, जो कालांतर में चीफ मिनिस्टर बना पश्चिम बंगाल का। ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन है नीरज भैया, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, इतिहास के दृष्टिकोण से, और वर्तमान में इसको आप लेकर के थोड़ा सा दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। जी, पहले तो जो आपने वो गठजोड़ की बात की, जो वामियों का इस्लामियों के साथ है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे ना, जहां पर वामियों का पूरा कब्जा हो जाता है, वहां पर वो इस्लामियों की पिटाई करते हैं। जहां इस्लामियों का पूरा कब्जा हो जाता है, वो वहां वामियों की पिटाई करते हैं। और दोनों के एग्जाम्पल, पहले वाले का आप देख सकते हैं चाइना में, और दूसरे वाले का आप देख सकते हैं सारे मिडल ईस्ट में। जी, उसका कारण क्या है कि दोनों टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज हैं, दोनों घोर असहिष्णु, और दोनों तानाशाही विचारधाराएं हैं, दोनों किसी को झेल नहीं सकती। अब दुर्भाग्य हमारा है कि हम यहाँ पर दोनों के टारगेट हैं। तो यहाँ दोनों ने जिस गठजोड़ की बात आप कर रहे हैं, वो गठजोड़ यहाँ किया हुआ है। सिमिलरली इन्होंने वेस्ट में, जहाँ पर क्रिश्चियन नेशन है, वहां पर भी इन दोनों का गठजोड़ करके चलते हैं कि अभी हम, जैसे होते हैं ना कि दो कुत्ते मिलके सोचते हैं कि हम एक थोड़ा बड़ा शिकार कर लेते हैं, मार के उसके बाद बांट के देख लेंगे कि बांटना है कि नहीं बांटना। तो लगभग वैसा सा अरेंजमेंट हमें यहाँ दिखाई देता है। लेकिन जो आपका ज्यादा सीरियस बात है, वो है जो अनफिनिश्ड एजेंडा वाली जो आपने की है। तो फिर से दोनों का अनफिनिश्ड एजेंडा है। अगर हम अकेले बिहार या बंगाल की बात करते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि जिस समय डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था, उस समय ये जो गांधी और नेहरू की जोड़ी थी, ये तब तक शांत बैठे रहे जब तक हिंदुओं की पिटाई हो रही थी। जैसे ही रिटेलिएशन हुआ, और विशेष रूप से जिसे आज का बिहार कहते हैं, उसमें भी हुआ और बंगाल में भी हुआ। वो बंगाल फाइल्स में उन्होंने थोड़ा सा दिखाया भी है। लेकिन उसमें कहानी क्या हुई कि जैसे बिहार में, और बिहार में तो बहुत ज्यादा इन्होंने रिटेलिएट किया कि वो बिहारी जब आते हैं अपने वाली पे, तो उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया वहां। तो तब नेहरू, हाँ, बहुत क्या था, तब नेहरू ने धमकी दी थी कि अगर ये मुसलमानों पे हमले नहीं रुके, तो मैं अपने हाथ में मशीन गन लेके बिहार पहुंच जाऊंगा। तो आज ये सोचना बड़ा अकल्पनीय लगता है लोगों को, लेकिन एक प्रधानमंत्री, हाँ, एक प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है। प्रधानमंत्री इन वेटिंग था खैर उस समय तो वो, लेकिन वो कह रहा था कि तो बन ही गया था ना लिटरली। 52 में चुनाव होके ऑफिशियली बना। हाँ, मतलब वो सबको पता था कि डी फैक्टो यही प्रधानमंत्री है। उसने कहा था कि मैं अपने आप मशीन गन लेके वहां पहुंच जाऊंगा।
तो ये हमारी हिस्ट्री के वो ऐसे छोटी-छोटी घटनाएँ हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है लेकिन मिटा दी गई हैं। और अनफिनिश्ड एजेंडा की जब हम बात करते हैं तो डेफ़िनेटली यही है, क्योंकि दोनों की इच्छा है हम बाकियों का सर्वनाश कर दें। जैसे जो वामपंथी हैं उनका क्या कहना है कि एक प्रोलेटेरिएट है, एक बुर्जुआज़ी है, कि हमने जो सो कॉल्ड एलीट हैं उन्हें ख़त्म करके एक जनता का शासन लेके आएँगे। जो इस्लाम वाले हैं वो बोलते हैं कि हमने सारे संसार पे शरिया नाफ़िज़ करना है, और क्योंकि भारत पे तो हमने किसी समय हुकूमत की थी, इसलिए ये हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है। और ये हमें इसे सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो, एक होता है कि हम विनोद के स्तर पे बात करते हैं, वो करनी भी चाहिए, क्योंकि इतिहास में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आज के जो वामी भी हैं और इस्लामी भी हैं भूल चुके हैं। लेकिन हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक बार सफल हो चुके हैं। जो आज का पाकिस्तान है और आज का बांग्लादेश है, वो उनकी नीचता, उनकी क्रूरता, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन एबिलिटी की और उनकी दृढ़ प्रतिज्ञता की इंडिकेशन करता है कि उन्होंने वो करके दिखा दिया है। तो अब हमारे पास ऐसी लग्ज़री नहीं है कि हम आराम से सोचेंगे यार कोई बात नहीं, 2-4 कुत्ते भौंक रहे हैं, शांत हो जाएँगे। तो हमें इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। जी। लाल किले के प्राचीर से पहली बार देश के प्रधानमंत्री डेमोग्राफी चेंज को लेकर के बात करने को विवश हो गए। मैं ये कहूंगा कि वो विवश हुए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई भाजपा को भी अगर सत्ता में बने रहना है तो वो तो रोकना पड़ेगा, वरना आप सत्ता में नहीं आएंगे, ये तो फैक्ट है। लेकिन बिहार की रैली में आए तो स्पेशली वो मेंशन किया और कहा कि तुम्हारा रोजगार, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा मंगलसूत्र, मतलब हर चीज है जो हिंदू आइडेंटिटी से जुड़नी चाहिए, जुड़े। लेकिन नीरज भैया, मुस्लिम की सभी बात कर रहे हैं, लेकिन उससे जो सबसे ज्यादा थ्रेटेंड फील हुआ वो कम्युनिटी, वो मिशनरीज ग्रुप थे। एकदम से बिहार में एक चेंज हुआ जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहता हूँ, उदयनिधि स्टालिन के पिताजी स्टालिन साहब आए और बिहार में तमिल में भाषण दिया। लोग सोचेंगे भाई अब बिहारियों को तो तमिल बिल्कुल नहीं आती, फिर क्यों किया? इसके बाद चन्नी साहब आए जो पंजाब में खूब हुले लिया करते हैं, और राहुल गांधी तो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन ही है। ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन ही है, इसलिए है क्योंकि गांधी फैमिली में सोनिया गांधी की एंट्री के बाद ये सारी चीजें बदली। क्या यही सारी चीजें तेजस्वी यादव की फैमिली में जब एक ईसाई लड़की इंटर हुई तो नहीं हुआ और तेज प्रताप यादव बाहर फेंकवा दिया गया? और उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वहां पे लोग जमा हुए कि भाई पैसे भी नहीं है, मिशनरी शायद हमको सपोर्ट करे राजद को, और जुड़ने में आसानी हुई। और इसके बाद भागलपुर के फादर चर्च, सबसे बड़े चर्च के, उन्होंने बयान में भी दिया कि हम राजद को वोट करेंगे। देखिए, वो इसमें तो कोई हमें संशय होना ही नहीं चाहिए कि, और बड़ा अच्छा कि आपने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया कि क्रिश्चियन मिशनरी थ्रेट को लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। और मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि अभी जो सारा नैरेटिव हमें दिखाई देता है, आपने जिस मोदी जी वाले भाषण की भी बात की कि उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की जब बात की थी, तो उनका जो मेन टारगेट था वो इस्लामिक इन्वेजन वाला था। उस समय उन्होंने शब्दों का तो कोई उपयोग नहीं किया, लेकिन जनरली लोगों के माइंड में जो इमेज जाती है वो क्या है कि ये मुसलमान घुसते हैं और इनका तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि फिर लूटमार करते हैं, फिर लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, और सारी तरह की चीजें करने लग जाते हैं। तो एक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट तो फिर भी लोगों को दिखती है, या कई बार आप देखेंगे कि बात की जाती है कि आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत होने लग गया। तो मैं बोलता हूँ इस सारे में जो येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है वो क्रिश्चियन मिशनरी है, और ये उन्हें बड़े अच्छे से सूट करता है कि फोकस उनके ऊपर ना रहे और वो रडार के नीचे अपना काम निरंतर करते रहते हैं। जो बात आपने बोली स्टालिन वाली, वो 100% वो इसीलिए आए थे क्योंकि देखिए, अच्छा, इसमें दो चीजें आती हैं उनकी। एक तो उनकी कुटिलता है कि उन्हें लगता है कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, जो क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसके लिए वो स्टालिन को लेके आते हैं कि कम से कम वो जो वोट है हमें मिल जाए। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उनका कहना ये था कि बिहार में जो क्रिश्चियन है वो तो लगभग 2% है, उनके लिए क्यों इतना बड़ा काम करेंगे, जबकि
आम जो बिहार की जनता है वो जब देखेगी कि यार ये गधा अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, तो वो उनके लिए नेगेटिव काम करेगा। पर इसमें जो चीज लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि बिहार में भी जो क्रिप्टो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो पिछले लगभग 15 वर्षों में बहुत बढ़ गई है। कागजों पर दिखती है वो 1.5 से 2%, कहीं 2.25% दिखती है, लेकिन अगर आप क्रिश्चियंस से बात करें जो उनके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, मेंटेन करते हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, अब वो इन्हें बोलते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन। बिल्कुल। अब इसमें भी ना एक अपने को गलतफहमी होती है कि क्रिप्टो क्रिश्चियन जो नाम है वो हम लोगों ने या गैर ईसाइयों ने दिया है। असल में क्रिप्टो क्रिश्चियन जो टर्म है ये क्रिश्चियंस ने ही बनाई हुई है, कि वो वाले क्रिश्चियंस जो चर्च को तो पता है कि क्रिश्चियन है, लेकिन बाकी संसार को या जो नहीं पता। सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें नहीं पता, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन कहलाते हैं। और मेरा जो अनुमान है कि बिहार में इस समय 6 से 8% के बीच में क्रिश्चियन हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो 6 मैं से मानता 8, हूँ। हाँ, ये एक बड़ी संख्या है, इसीलिए वो स्टालिन को बुलाया गया था। अच्छा, ये तो हुआ उनका कैलकुलेशन। दूसरा जो फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है वो होता है उनका घमंड या एक एरोगेंस है उनके अंदर। आप देखें राहुल गांधी की, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज सुनिए उसकी, उसकी जो वो नौवीं फेल है, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, तेजस्वी। तेजस्वी, नाम तेजस्वी है लेकिन तेज के नाम पे नौवीं फेल है। तो उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो भी एरोगेंस से भरी हुई है, घमंड से भरी हुई है। तो उन्हें उनके स्ट्रेटेजिस्ट बताते हैं कि आप ये कैलकुलेशन करके चलिए कि आपको 8% वोट मिल जाएंगे, और उनके अंदर अपना जो एरोगेंस है वो भी उन्हें बताता है। लेकिन इन दोनों का मुझे जो लगता है इसका प्रभाव बिहार में इनके अगेंस्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो न्यूट्रल लोग थे, जो सो कॉल्ड अपने आप को सेक्युलर मानते थे, या जिनमें बिहार की आइडेंटिटी का बहुत गर्व है, वो इससे नेगेटिव होंगे, और वो मुझे लगता है कि इनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है कि मैं राजनीति के संदर्भ में बात करने के लिए, मतलब ये था भी नहीं कि मतलब वहां इलेक्शन में क्या होगा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि स्थिति जो बन रही है अनफिनिश्ड एजेंडा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, कि बड़ी गंभीर सिचुएशन है। हम लोग ये बात तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, नेपाल जैसे हालात नहीं होंगे, हम लोग ये बात तो कहते हैं कि ठीक है श्रीलंका नहीं बनेगा, बांग्लादेश नहीं बनेगा, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये तो इसलिए है ना क्योंकि अभी मेजॉरिटी में हिंदू हैं। एक विचार जो है, नहीं जो रुकिए, मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं, यहाँ पे सबसे बड़ा कारण ये है कि ऊपर मोदी बैठा है। हाँ, एक राष्ट्रवादी नेता बैठा है, ऐसी सरकार बैठी है, इसलिए उनका ये अनफिनिश्ड एजेंडा अभी हमें मुश्किल लग रहा है। जो आपने बात की ना कि वो मुश्किल इसलिए कि हम नहीं बनेंगे क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू है। यहाँ पे मैंने आपको टोका इसलिए कि जो जिन्हें हम हिंदू की गिनती में डाल लेते हैं उनमें बहुत सारे हिंदू नहीं है, जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, इस तरह के हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के हिंदू हैं। तो उन्हें हिंदू गिनना तो हमें छोड़ना पड़ेगा, और हमें याद ये रखना पड़ेगा कि क्योंकि एक राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में बैठी है और बिहार में भी उनकी बहुत बड़ी से है, इसलिए वो घटनाएं यहाँ पर नहीं हो पा रही जो ये आसपास के हमारे देशों में हो रही हैं। आप कल्पना कीजिए कि ऊपर अगर ये पप्पू जैसा कोई बैठा होता तो यहाँ उनके लिए करना उतना ही आसान हो जाता। अन्ना आंदोलन टाइप का तो हो ही गया था, छोटा ही हुआ लेकिन हुआ तो था, भले वायलेंस वाला नहीं था, लेकिन एक प्रोटेस्ट, बड़ा प्रोटेस्ट, और ये सारी चीजें दिल्ली में तो होने ही लगी थी सड़कों पे, चाहे बाबा रामदेव वाला। ये बात और है कि वो भी नेपो किड के अगेंस्ट ही था, ये भी नेपो किड के अगेंस्ट हुआ, लेकिन चीजें तो हुई है। अब जो मैं एक पॉइंट रख रहा था कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी निकाले जाते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव के अगेंस्ट बहुत सारे लोगों के बहुत विचार होंगे, लेकिन मैं एक बात अभी दिखाना चाहता हूं और आप लोग भी सुनिए। कितने प्रतिशत हिंदू इस प्रकार से फ्लोलेस लालू यादव के परिवार से हैं? अभी लालू यादव के परिवार में नहीं है, इनको निकाल दिया है, इस तरह से बोल सकते हैं। सुनिए इसको। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान का अवतार होना तय है। आप फ्लो देखिए नीरज सर,
ये फ्लो बताता है कि लोग कहते हैं कि इसे कहते थे लोग पागल, मतलब जो नैरेटिव मेकर होते हैं ना कि अरे ये तेजस्वी के आगे कुछ भी नहीं है, इसको तो राजनीति की ये बात ठीक है, ये राजनीति की समझ नहीं रखता। एक सेगमेंट ने स्पेशली तेजस्वी यादव को पुश किया और तेज प्रताप यादव को नीचे लेते गए। और जब जैसे मैंने कहा कि जैसे गांधी परिवार में जब सोनिया की एंट्री हुई तो चीजें बदली, राजद परिवार में भी तेजस्वी की पत्नी का जब एंट्री हुआ जो कि ईसाई थी, हालांकि अब नाम बदल के उनका नाम यादव हो गया है, जैसे वैसे तो सोनिया गांधी जी का भी नाम बदल गया, लेकिन एंट्री के बाद उनके घर में जो हिंदुत्व का सारा चीज था वो धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। ये जो डीप पेनिट्रेशन है, जो सटल ढंग से आता है और आपको पता भी नहीं चलता, ये जो इंडिया की सोसाइटी में है, ये कितना खतरनाक है? ये देखिए कितना खतरनाक है वो तो मैं जितना शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, बहुत भयानक है वो। और उसका एग्जाम्पल हम सोनिया गांधी से ही लगा सकते हैं कि उसने आने के बाद अगर आप देखिए 2004 से 14 का जो समय था, इन 10 वर्षों में आप FCRA के आंकड़े निकाल के देख लीजिए, हजारों करोड़, दसियों हजार करोड़ हर साल हमारे देश में एंट्री हुई, जो सारा मिशनरी फंडिंग के लिए पैसा आया। और कितनी उन्होंने डेमोग्राफी इन 10 वर्षों में चेंज की, उतनी पिछले 60 वर्षों में नहीं हुई थी। तो इसलिए कितना भयावह ये हो सकता है उसका तो मतलब हमारे दर्शकों को समझ जाना चाहिए कि बहुत भयानक काम होता है जब वो अपनी लड़की एक हिंदू घर में प्लांट कर देते हैं। इसमें जो बिहार में मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है वो ये है कि बिहार अभी भी बाकी देश की बनिस्बत, जैसे एक तमिलनाडु है वहां पर हिंदू अभी जो चेतना काफी है, वैसे बिहार में भी बहुत है। और उसका क्रेडिट मैं दूंगा यहाँ की जो छठ पूजा, इस तरह की जो कुछ परंपराएं हैं जो धरती से जुड़ी हुई हैं, जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, उनके कारण यहाँ पे प्रभाव कम दिखाई देता है। लेकिन इसमें हमें जो कॉशियस रहने की आवश्यकता है वो ये है कि ये जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो इतनी भयानक होती है कि हिंदू उसे जल्दी से समझ ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी है वो उस तरह से ओरिएंटेड ही नहीं है कि हम सोचते हैं यार कोई धर्म क्यों बदलना चाहेगा, हम इतने भोले, मूर्ख भी बोल सकते हैं, भोले भी बोल सकते हैं, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन हम उनकी, एक आम हिंदू जो है, एक आम व्यक्ति जो है, वो इस चतुराई को, इस कुटिलता को समझ ही नहीं पाता। और मैं आपकी बात में भी वही चीज नोटिस कर रहा था कि अगर आप इन दोनों भाइयों की तुलना करेंगे तो हो सकता है कि तेज प्रताप जो है कुछ चीजों में उससे अधिक मेधावी होगा तेजस्वी से, लेकिन जो कुटिलता, जो नीचता चाहिए होती है, जो रूथलेसनेस चाहिए होती है, वो संभवतः उसमें नहीं है, वो तेजस्वी में है। प्लस जो आपने ये दूसरा फैक्टर बताया कि क्योंकि उसकी पत्नी इस तरह की है तो इसलिए जो लॉबीज हैं वो इन चीजों का ध्यान रख के ही पुश करती है। और एक चीज और ऐड करता हूं मैं इसमें, आजकल बहुत सारे लोग ना एक चीज पे हैरान होते हैं, वो हैरान ये हो रहे हैं कि राहुल गांधी अकेला कांग्रेस की लुटिया डुबो रहा है, हर दिन वो कांग्रेस को डुबोता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि इतनी पुरानी पार्टी उसे चेंज करके किसी और को ले आए, उससे पार्टी रिवाइव हो जाएगी। और अगर हम थोड़ा सा अपना आकलन भी करेंगे ना, मान लीजिए आज कोई जो सीनियर जो इनके नेता थे कांग्रेस के, कई बड़े अच्छे नेता रहे हैं, उनमें से कोई कमान संभाल ले तो जिस गर्त में राहुल ले जा रहा है उससे वो रोक भी लेगा और संभवतः उसे बाहर ले आएगा और फिर से उसे कॉम्पिटिटिव बना देगा। तो लोगों का प्रश्न होता है कि क्यों नहीं कर रहे। उसका कारण ये है कि जो लॉबीज राहुल को पुश कर रही हैं उन्हें पता है कि राहुल उनके लिए वो काम करेगा, क्योंकि वो उस मानसिकता से आता है, वो अपनी माँ के साथ उस बैगेज को लेके आता है और इसलिए वो काम करेगा। ये एक इकलौता कारण है कि राहुल को हटा के किसी और को नहीं लाया जा रहा। उनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए जो आइडियोलॉजी जो पुश करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो पार्टी को का एक तरह से वो बलिदान भी दे सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते जो उनका फ्यूचर में काम करेगा, जो इस देश को, धर्म को तोड़ने वाला होगा। ये हमें समझना पड़ेगा। ये आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात इसको कहा राहुल गांधी के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे बात तो हो रही थी कि चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, अब उस फ्रस्ट्रेशन के टिप पॉइंट पर आते हैं जहां पर इस तरह के विद्रोह को जन्म देने का ये किया जाता है। राहुल गांधी
पीक फ्रस्ट्रेशन वाले मोमेंटम जिसको कहते हैं मोमेंट में है। लेकिन एक चीज हम लोग इग्नोर करते हैं कि उस पीक फ्रस्ट्रेशन पर जो हर फ्राइडे को जाकर के दुआ पढ़ते हैं, कहते हैं या मौला बस इस बार मोदी को मत लाना, या मौला योगी परेशान से योगी को नहीं लाना, वो भी पीक फ्रस्ट्रेशन मोड पे हैं। बस उनको वो मोमेंटम नहीं मिल पा रहा जो पुश कर सके बदमाशी करने के लिए, पूरे देश में अराजकता फैलाने के लिए। ऐसे में जो ये लेफ्ट इकोसिस्टम का सपोर्ट बेस है, जिसे मैं 3 हिंदू कैटेगरी में बांटता हूं। एक हिंदू जो दबे कुचले पीड़ित हैं हो जाते हैं, जो प्रतिकार नहीं कर सकते। दूसरा हिंदू वो है जो प्रतिकार करता है, बोलता है मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मेरी मातृभूमि है, मेरी सभ्यता है, संस्कृति है। और तीसरा हिंदू है जो महात्मा गांधी है, रवीश कुमार, जवाहरलाल नेहरू, जो कभी उस झंझावात में फंसे नहीं, जो उन्हें पता ही नहीं है कि इतना रूथलेस अप्रोच हो सकता है डायरेक्ट एक्शन। क्योंकि गांधी को क्या पता नोआखली में क्या हुआ, उसने सिर्फ लाशें देखी, उसने वो तड़प नहीं देखी, उसका तो एक कतरा भी नहीं ब्लेड से कटा ना। हाँ, उसने झेला नहीं, उसने अपने शरीर पे नहीं झेला, लेकिन देखा। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं देखना ये चीटिंग है सर, कह देना कि मैंने देखा। अरे आप लाशों से पटे हुए इसमें जा रहे हैं नाक बंद करके, वो अलग बात है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो पीड़ा किस पीड़ा से हिंदू समाज गुजरा। इसी प्रकार से दिखाई तो देता है रवीश कुमार को कि तालिबान ने एक गोली चलाई तो कहता है लानत उस बंदूक से निकली गोली को। मेरा तो फोटे है, वो फेवरेट कैरेक्टर है, आप तो जानते हैं। तो अब आप देखिए कि अभी नेपाल वाले प्रकरण पर वो कह रहा है कि वोट चोरी से निकला, वोट चोर गद्दी छोड़ से निकला वहां पर के चोर भ्रष्टाचारी गद्दी छोड़। वो बिहार के वोट चोरी आंदोलन से प्रभावित हुआ। ये जो कॉकटेल है, क्या आप देखते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा संभवतः प्रशासक नहीं रहता तो ये अपनी कुटिलता में संभवतः सफल हो जाते? संभवतः नहीं, मुझे तो इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि वो सफल हो जाते। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये नरेंद्र मोदी और जो प्रेजेंट सरकार है केवल उसी का परिणाम है कि रुका हुआ है। नहीं तो जो प्लेबुक बांग्लादेश में चली, वही प्लेबुक नेपाल में चलती है, वही प्लेबुक श्रीलंका में चलती है, सब जगह वही चल रही थी। यहाँ पर भी उसी को रेप्लिकेट करने का जो प्रयास है वो तो 100% है। लेकिन एक तो हम बहुत बड़ा देश हैं, दूसरा अभी हमारे यहाँ राष्ट्र चेतना, भावना, धर्म बहुत अभी भी प्रगाढ़ है इतने वर्ष होने के बाद भी। तीसरा मोदी सरकार है। इन 3 फैक्टर्स को देखते हुए वो यहाँ पर अभी तक सफल नहीं हो पाए। लेकिन अगर आप उस प्लेबुक को देखना शुरू करेंगे जी, नेपाल में जो घट रहा है उसमें नौटंकी क्या कर रहे हैं कि जेन जी ने आके करप्शन के अगेंस्ट काम किया। जो वीडियोस आ रहे हैं वो देखिए, जेन जी AK-47 लेके तो नहीं घूमता, बिल्कुल नहीं, प्रोवाइड किए जाते हैं। उस देश के जो 3 मेजर स्तंभ हैं, जो एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर, इससे पिछला प्राइम मिनिस्टर, जो ऑपोजिशन है और कैबिनेट मंत्री जो हैं, उनको चुन चुन के टारगेट किया गया है जी। सुप्रीम कोर्ट वहां की लगभग डिफंक्ट कर दी गई है। अच्छा, जो उनका BICC है, जैसे पार्लियामेंट हम बोलते हैं अपने शब्दों में, उसे उन्होंने तबाह कर दिया है। ये तो हुए जो मेन पिलर थे। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर कोई देश को बचाने के लिए लोग काम कर रहे हो, जैसे जेन जी की जो नौटंकी कर रहे हैं, तो कभी भी अपने देश की जो लाइफलाइन है उसे समाप्त नहीं करेगा। और लोगों को तो फिर भी हम मान लेते हैं। वहां का जो रेवेन्यू सर्विसेज है ना, IRD ऑफिस, उसे तबाह कर दिया। कस्टम्स ऑफिस तबाह कर दिया। IRD की जो साइट है, वेबसाइट है, उसे हैक करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये आप कल्पना करके देखिए कि अनऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड जेन जी भी, कोई भी जनरेशन, कोई भी स्टूडेंट बॉडी ये काम कभी नहीं कर सकती। ये तभी होता है जब आपके पास एक बहुत लंबा चौड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जिस पे आपने काम किया होता है, आपको एक्सपीरियंस होता है उसका कि हमने कौन कौन से ढांचे तोड़ने हैं। ये तो बताया जो इम्पैक्ट है। अब ये इम्पैक्ट क्रिएट कैसे किया? जैसे हमारे देश में NGOs की एक पूरी सेना तैयार की गई थी, वही काम नेपाल में किया गया। फिर वहां पर भी जैसे हमारे यहाँ, आपने रवीश का नाम लिया, बड़ा अच्छा किया, मैग्सेसे अवार्ड विनर है, केजरीवाल मैग्सेसे अवार्ड विनर है।
वहां भी आप देखेंगे कि जो इसमें शामिल हैं उनकी एनजीओज, उनमें वही लोग हैं, जैसे किसी को रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, जैसे कोई लोकल अवार्ड मिला है, तो सारा अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो है वो जिसे हम अंदरूनी ढांचा बोलते हैं वो वही है जो यहाँ पर भी चलाने का प्रयास तो कर रहे थे। यहाँ पर वो नहीं चल पाया, और मुझे लगता है वो क्यों नहीं चल पाया कि फिर से वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति वाली भावना है वो पिछले 10-12 वर्षों में ज्यादा जड़ पकड़ चुकी है। नहीं तो सारा ढांचा वो वही है, और लेकिन हमें इसमें कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, हमें ये नहीं सोचना कि हो नहीं सकता। उनका पूरा प्रयास अभी भी रहेगा करने का। और ये जो आपने जो डॉट्स जोड़े ना कि राहुल गांधी से आता है रवीश कुमार फिर उससे जोड़ता है, आप याद करो बांग्लादेश में जब हुआ था, पहला दिन जब था, पहले दिन रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाया कि देखिए जी बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कि जो लोग, हाँ, कि जो लोग अपने आप को तानाशाह समझते हैं उनके साथ ये परिणाम होता है। उसके बाद जब उन्होंने दिखाए कि वो उनके महिलाओं के अंग वस्त्र जो उन्हें लहराते हुए दिख रहे थे, तब रवीश कुमार चुप हुआ बोलने से, क्योंकि इन लोगों का वो जो दिवा स्वप्न होता है ना कि भारत में ऐसा हो जाए, तो वही अब इसलिए यहाँ पर भी इसलिए उछल रहा है कि वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यहाँ पर सफल नहीं हो पाया वो। कितनी डेंजरस बात है। कांग्रेस के ये लिटरली प्रवक्ता हैं, कई न्यूज चैनल्स पर आपने देखा होगा, और आश्चर्य की बात है कि रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपमा आचार्य हैं, नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा के पीटा। ये जब न्यूज 24 का आर्टिकल था उसको कोट करके लिख रही है। ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। स्वयं महिला है। हाँ, ये वित्त मंत्री के बारे में बोल रही है, निर्मला जी के बारे में। हाँ अभिषेक जी, ये ना हमें इस मानसिकता को भी त्यागना पड़ेगा कि स्वयं एक महिला है। देखिए, अगर कुछ ऐसा ही होता ना, तो जो बंगाल में हो रहा है वहां तो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इतने अत्याचार वहां महिलाओं पे हो रहे हैं पूरे राष्ट्र में किसी और प्रांत में नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो ये हमें इन लेबल्स को छोड़ देना चाहिए, हमें इंडिविजुअल को देखने की आवश्यकता है। वामपंथियों का ये नीचता से इतने भरे होते हैं, और मैंने तो देखा है इनकी महिलाएं ज्यादा क्रूअल, ज्यादा नीच होती हैं, और मुझे सोचते ही घिन आने लग जाती है कि इनके बारे में औरत शब्द कहना ठीक रहेगा ना, महिला ठीक नहीं। हाँ, इन्हें औरत कहा जा सकता है, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। तो और ये आपको याद होगा जिस तरह की ये पोस्ट आपने शेयर की है, जब बांग्लादेश में हुआ था तब भी ये जो वो सस्ती शेरवानी है, सबा नकवी है, रवीश कुमार, ये सारे इसी टोन में बात कर रहे थे तब भी कि वहां हुआ है तो यहाँ भी होगा, क्योंकि ये उसी प्लेबुक का पार्ट है जो यहाँ पर चलाने का प्रयास है, पर अभी उनका बस नहीं चल रहा, इसलिए वो अंदर अंदर तिल मिला रहे हैं। जो आपने पहले भी बोला था ना कि एक तो समुदाय जो तिल मिला रहा है, उनके साथ साथ ये जो उनके फुट सोल्जर है ये भी तिल मिला रहे हैं। फेयर इनफ। नीरज भैया, आप शो में आए, हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों से निवेदन है, सर अभी रिसेंटली आपने दिव्य कीर्ति सर के बारे में जो कुछ भी कहा, मजा आया देख के, अच्छा इसी तरह से, और जो एडिटिंग थी वो कमाल थी। थंबनेल के लिए आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए था। जिस प्रकार से आपने गुलाम सरवर का उसका एक्चुअली में नोआखाली में गुलाम सरवर ही नाम था ना ओरिजिनल कैरेक्टर, अगर देखें तो गुलाम सरवर हुसैनी। हाँ, हुसैनी। तो उसका जो पोर्ट्रेट बनाया बड़ा शानदार लगा। तो दर्शकों से निवेदन है, प्लीज डू सब्सक्राइब नीरज अत्री भैया के भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, और द अभिषेक तिवारी शो को भी सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते जी। जय श्री राम। जय श्री राम।